हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, इस एल्गा का नाम है नॉस्टॉक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये नॉस्टॉक का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ये किस क्लास को बिलोंग करती है, कैसा एल्गा है। नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगर इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को हम जाने तो क्लास इज मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी को हम साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर इसका है नॉस्टॉकेल्स, फैमिली है नॉस्टॉकेसी और जीनस का नाम है नॉस्टॉक। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। दोनों कंडीशन में हमको ये दिखाई देती है, यानी पानी में दिखाई देगी तो एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक एल्गी, और जमीन पे भी हमको ऐसी जगहों पर दिखाई देती है जहां पर मॉइस्चर होता है। तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हमें नॉस्टॉक कॉमुने, ये टेरेस्ट्रियल एल्गी है जो हमें जमीन पर पपड़ी के रूप में दिखाई देती है। नॉस्टॉक का जो थैलस होता है ये अनब्रांच्ड होता है। द ट्राइकोम ऑफ द नॉस्टॉक इज अनब्रांच्ड एंड यूनिसेरिएट। कहने का मतलब है कि ये एल्गी इस तरह लीनियर फैशन में इसकी सारी सेल्स अरेंज होती हैं, इनमें कोई भी ब्रांच, लेटरल ब्रांच नहीं होती है। ये फिलामेंट हम देख रहे हैं और इसे हमने फिलामेंट कहा, क्यों? क्योंकि इसका ये जो ट्राइकोम है ये जिलेटिनस शीट से घिरा हुआ है। इसकी हर सेल प्रोकैरियोटिक है, यानी मिक्सोफाइसी के अंतर्गत, इस मिक्सोफाइसी के अंतर्गत जितनी भी एल्गी आती है उनका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक हम उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनका न्यूक्लियर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। तो नॉस्टॉक एक ऐसा एल्गा जो मिक्सोफाइसी को बिलोंग करता है, इसलिए इसकी जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक होगी, यानी कि अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो अनडेवलप्ड होगा। अब इस नॉस्टॉक को जब हम देखते हैं तो इसकी कोई भी सेल, अगर वेजिटेटिव सेल हम देख लें, ये देखिए सारी वेजिटेटिव सेल है, बीच में रिप्रोडक्टिव सेल है, फिर हेटेरोसिस्ट है, फिर वेजिटेटिव सेल है। तो इस वेजिटेटिव सेल को जब हम देखते हैं द सेल इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट। द आउटर पार्ट, जो किनारे किनारे वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला पार्ट क्यों क्रोमोप्लाज्म कहलाता है? क्योंकि इस पार्ट में पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है और फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। फाइकोसाइनिन सी और फाइकोइरिथ्रिन सी ये प्रोमिनेंट कलर हैं, जिसके कारण इस एल्गा का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। ब्लूइश ग्रीन कलर का तालाब हमको दिखता है जब इसकी एबंडेंटली ग्रोथ हमको पानी की सरफेस पे दिखाई देता है। तो चूंकि पिगमेंट किनारे किनारे प्रेजेंट है, इसीलिए इसका जो चारों ओर का किनारे वाला भाग है, पेरिफेरल पार्ट है, वो क्या कहलाता है? क्रोमोप्लाज्म, यानी कलर्ड प्लाज्म है। और कलर्ड प्लाज्म में पिगमेंट के साथ साथ पाया जाता है साइनोफाइसियन स्टार्च और साइनोफाइसियन प्रोटीन। दीज आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ दिस एल्गा। अगर पूछ लिया जाए कि मिक्सोफाइसियन एल्गा में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए साइनोफाइसियन स्टार्च। अब बीच में ये जो पार्ट हमने बनाया है, ये हमने क्रोमोसोम को दिखाने की कोशिश की है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस को दिखाने की कोशिश की है। यह वाला पार्ट जेनेटिक पार्ट है जहाँ पे इसका डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एंड दिस पार्ट इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है और इसे हम सेंट्रोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि सेंटर में है। या तो सेंट्रोप्लाज्म बोलेंगे और या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर बॉडी यहाँ हमको क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में दिखाई दे रही है। अब इसके थैलस को हम अगर देखें
तो हमें ये दिखता है इसकी हर सेल स्फेरिकल है, मोस्टली स्फेरिकल सेल्स होती हैं, कुछ कुछ स्पीसीज में स्फेरिकल टू ओवल होती है। ये जितनी भी सेल है एक फैशन में, एक लीनियर फैशन में अरेंज है, ऐसा फील होता है जैसे कोई माला हो और उसकी मोतियां एक दूसरे में गुथी हुई हो, ऐसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के सेल्स के अपीयरेंस को हम कहते हैं मोनिलीफॉर्म। ये मोतियों की तरह दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे हम मोनिलीफॉर्म कहते हैं। और ये इसका ट्राइकोम है। ट्राइकोम देखिए यहाँ जिलेटिनस शीट से घिरा हुआ, यही जिलेटिनस शीट जिसके कारण ये चिकना हो जाता है। इसकी सरफेस कैसी होती है? चिकनी हो जाती है। आपने देखा होगा जहाँ कहीं जमीन में काई लगी होती है और हमारा पैर अगर पड़ जाए वहां पर, हम अपने आप को बैलेंस अच्छे से नहीं चल रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो हम फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि हर एल्गा के ऊपर यहाँ क्या है? जिलेटिनस शीट पाई जा रही है जो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, डेजिकेशन से बचाती है, सूखने से बचाती है। अब इसकी अगली चीज जो हम देख रहे हैं, द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एल्गा इज द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोसिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट कैसा होता है? इसका आर मोस्टली इंटरकैलरी इन पोजीशन विच हैज टू पोलर नोड्यूल। यानी इनका जो हेटेरोसिस्ट होता है, ये हेटेरोसिस्ट यहाँ देखिए मैंने दिखाया है, हेटेरोसिस्ट यहाँ दिखाया है, दूसरा हेटेरोसिस्ट यहाँ दिखाया है। जब ये हेटेरोसिस्ट मीन्स इट इज ए स्पेशल बॉडी, इट इज ऑटोमेटिक फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। कितना बड़ा काम ये सेल करती है। देखिए इस सेल को मैंने बड़ा यहाँ करके दिखाने की कोशिश की है। ये स्पेशल सेल है और इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट की जो ये वॉल होती है, चारों ओर से जो इसको घेरे रहती है, ये वॉल भी बहुत स्पेसिफिक हो जाती है। और जितनी वेजिटेटिव सेल है वहां पर तो वॉल डबल लेयर्ड है, लेकिन यहाँ की ये वॉल ट्रिपल लेयर हो जाती है। ऊपर की और मिडिल लेयर जो होती है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जबकि इनर लेयर यहाँ जो होती है, हम यहाँ थोड़ा बनाना चाहें तो ये इनर लेयर, देखिए ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर है और ये मिडिल लेयर है और ये अपर लेयर है। यानी अपर लेयर बिल्कुल एक सिमेट्री में होती है, जबकि मिडिल और इनर लेयर, ये दोनों लेयर दोनों साइड में तो बहुत मोटी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत पतला हो जाता है। ये इस नेचर का सेल वॉल हो जाने पर ये सेल एक स्पेशल काम करने लगती। क्या काम करती है भाई? तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा था उसकी एंट्री को ये सेल वॉल रोक देती है, और ऐसी जो सेल वॉल होती है वो नाइट्रोजन की एंट्री को प्रमोट कर देती है, इसकी एंट्री को रोक देती है और नाइट्रोजन की एंट्री को प्रमोट कर देती है। ये हेटेरोसिस्ट स्पेशल सेल है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजीनेज। ये एंजाइम पाया जाता है, ये एंजाइम इस नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देता है और बना देता है क्या? अमोनिया। किस चीज का फॉर्मेशन इसने कर दिया? नाइट्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो अंदर चला गया था उसका कन्वर्जन किसमें हो गया है? अमोनिया में। और अमोनिया फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट में बदल जाता है, और इसी ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट में बार बार ट्रांसएमिनेशन की क्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको प्रोटीन के रूप में, उसको नाइट्रेट के रूप में, उसको अमोनिया के रूप में फिक्स करने का काम कौन कर रहा है? हेटेरोसिस्ट कर रहा है।
यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है ये हमारे लिए बड़े लाभदायक हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ये ऑटोमेटिक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में नाइट्रेट का फॉर्मेशन या अमोनिया का फॉर्मेशन या नाइट्रोजनस कंटेंट का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। और जिस भी खेत में ये ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाती है उस खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजनस कंटेंट इनके डिकम्पोजिशन से सॉइल में मिल जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को अक्सर लोग धान की खेती में प्रयोग करते हैं। धान के पौधे को जब लगाते हैं, जब पैडी का कल्टीवेशन करते हैं तो खेत को पहले चारों ओर से बंद कर देते हैं, मेड़ बंद कर देते हैं और फिर उसमें पानी भर देते हैं। यही हेटेरोसिस्ट या एकाइनीट खेत की मिट्टी के बीच में पड़ा रहता है और जब हम पानी से खेत को भर देते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और इससे फिर नए फिलामेंट का जन्म हो जाता है और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ पूरे पैडी फील्ड में हो जाती है और धीरे धीरे जो पानी हमने खेत में भरा था वो जमीन में परकोलेट हो जाता है, पानी नीचे चला जाता है और पूरी एल्गी की परत ऊपर हमको दिखाई देती है एक परत के रूप में। फिर किसान उस ऐसी ही खेत में हल चला देता है जिससे कि जो भी नाइट्रोजनस कंटेंट था वो कहाँ जा मिल जाता है, जाके सॉइल में मिल जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोसिस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जेनरा। इस जेनरा में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हेटेरोसिस्ट को अक्सर पूछा जाता है कि हेटेरोसिस्ट किस ग्रुप के एल्गा में पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेक्सोफाइसियन एल्गी में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है, तो आपको लिखना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम हेटेरोसिस्ट करता है। अब हम अगले पॉइंट की अगर ध्यान दें तो इसका अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। किनमें रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है? जनरली तो जितने भी मिक्सोफाइसियन एल्गी होते हैं उनमें हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है, एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है हार्मोगोन फॉर्मेशन। अब अगर हम ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इस पार्ट को हम लें कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड, फ्रेगमेंटेशन एंड हार्मोगोन फॉर्मेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी फिलामेंट जब किसी वाई फैक्टर के कारण कोई बाहरी ताकत जैसे एक्सीडेंट हो जाए और कोई भी फिलामेंट कई खंडों में टूट जाए तो उसके टूटे हुए हर फ्रेगमेंट को हम हर टुकड़े को हम फ्रेगमेंट कहेंगे और उसका टूटना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। कुछ समय बाद जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो नए फिलामेंट को जन्म देने में सक्षम होते हैं। जैसे इसे हम मिटा के दिखाना चाहेंगे आपको। मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन नॉनस्टॉप में दो प्रकार से होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें ये तीन मेथड के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, हार्मोगोन फॉर्मेशन के द्वारा और हेटेरोसिस्ट के द्वारा। अब अगर हम फ्रेगमेंटेशन को देखें तो फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फिलामेंट इनटू सेवरल पीसेस ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि मान लीजिए कि ये कहीं पानी में तैर रहा था ये फिलामेंट और इधर से कोई भी फौना जो एक्वाटिक फौना इधर से गुजर रहा था और इसे चोट लग गई और ये कई खंडों में ऐसे टूट गया, तो हर पीस को हम क्या कहेंगे? हर पीस को हम कहेंगे फ्रैगमेंट। हर पीस इसकी क्या कहलाएगी? फ्रैगमेंट। और यही जितने पीसेस इसके हुए ये हर पीस एक नए फिलामेंट को बनाने में
सक्षम हो जाएगी, एक नया नया फिलामेंट इनसे बन जाएगा। तो इस तरह की विधि हम क्या कहलाती है? इस तरह की विधि कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। अब हार्मोगोन फॉर्मेशन में भी इसी तरीके से ये पीसेस में टूटेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। हियर इंटरनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, कॉज इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फिलामेंट। क्या है यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हेटेरोसिस्ट कैसा है? इंटरकैलरी। अब यहाँ ये भी बताना चाहूंगी, इंटरकैलरी हम किसे कहेंगे? अगर हम मान लें कि ये सेल टॉप सेल है, सबसे ऊपर की सेल है, तो सबसे नीचे की सेल कौन होगी? ये होगी। ये टॉप है तो ये बेसल सेल होगी। किसी भी एल्गा में एपिकल सेल और बेसल सेल के बीच में ये जितनी भी सेल होती हैं, इनको हम कहते हैं इंटर कैलरी सेल। ये इंटर कैलरी सेल्स कहलाती हैं। एपिकल सेल बेसल सेल के बीच में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? इंटर कैलरी सेल। तो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हेटेरोसिस्ट इन नोस्टॉक, तो आपका आंसर होना चाहिए abundantly or generally the heterocysts are intercalary in position, है ना, बीच में पाई जा रही है। तो those heterocysts which are found in intercalary position they has two polar nodule। उनमें कितने पोलर नोड्यूल पाए जाते हैं? अब अगर हाई क्लास का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो यही पूछा जाएगा कि इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट में कितने नोड्यूल होते हैं? 1 2 4 5। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 पोलर नोड्यूल होते हैं। और यही अगर एपिकल सेल के यहां पर मान लीजिए हेटेरोसिस्ट है, तो यहां पे देखिए केवल 1 पोलर नोड्यूल है। यानी जो डिस्टल एंड पर एक छोर पर अगर पाया जाएगा हेटेरोसिस्ट, तो ऐसे हेटेरोसिस्ट के पास केवल 1 पोलर नोड्यूल होगा और इंटरकैलरी के पास 2 पोलर नोड्यूल होगा। अब हम देखें यहाँ एक हेटेरोसिस्ट इधर है और दूसरा हेटेरोसिस्ट हम देख रहे हैं इधर है, और मान लीजिए कि ये वेजिटेटिव सेल थी, तो यहाँ से 2 हेटेरोसिस्ट के बीच में ये इधर की सेल का कनेक्शन हमको कटा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सी सेल बन गई है? हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट बन जाने के कारण अगर ये फिलामेंट मान लीजिए ऐसे एक भाग ये टूटा, दूसरा भाग मान लें ये टूटा और तीसरा भाग ये, 1 पीस, सेकंड पीस एंड थर्ड पीस, इस तरह 3 पीसेज में अगर ये टूट जाता है तो प्रत्येक पार्ट इसका क्या कहलाएगा? हार्मोगोन। देखिए कितना बड़ा, मतलब कितना छोटा सा अंतर है। यहाँ पे भी फिलामेंट टूटा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के कारण टूटा, तो हमने इसको फ्रैगमेंटेशन कहा। यहाँ पे जो पीसेस बने इनको हमने फ्रैगमेंट कहा, और इस प्रोसेस को हमने फ्रैगमेंटेशन कहा। दूसरे मेथड में भी देखिए ब्रेक डाउन इस फिलामेंट का हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एकाइनीट इंटरकैलरी प्रेजेंट है या हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है, या कोई एक सेल डेड हो गई, मान लिया ये सेल एक बीच में डेड हो गई है, तो यहाँ इन दोनों सेल का कनेक्शन भी कमजोर हो जाएगा, तब भी फिलामेंट कई खंडों में टूटेगा। यहाँ इसका टूटना क्या कहलाएगा? हार्मोगोन फॉर्मेशन। तीसरा मेथड हम देखते हैं, जनरली तो हेटेरोसिस्ट से क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। यूं तो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, लेकिन कभी कभी यही हेटेरोसिस्ट रिप्रोडक्टिव बॉडी की तरह काम करने लगता है। ऐसे समय में क्या होगा? इसका जो टोटल सेलुलर कंटेंट है वो सेल वॉल से अलग होकर मिड पोर्शन में आ जाएगा। यहाँ मिड में आ गया, अब ये 2 भागों में बटेगा, 2 से फिर देखिए 4 भागों में बटेगा। सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगी और ये मदर वॉल फट जाएगी और ये नए फिलामेंट का जन्म हो जाता है। इसी तरह कभी कभी हेटेरोसिस्ट का जो प्रोटोप्लाज्म है ये 4 भागों में बट जाएगा और प्रत्येक पीस थिन वॉल से घिर जाता है, चारों ओर से एक पतली मेम्ब्रेन से घिर जाता है, और इसी स्पोर को हम
इंडोस्पोर कह देते हैं। इंडोस्पोर ये असेक्सुअल मेथड है इनका, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन। इंडोस्पोर का फॉर्मेशन भी यहाँ हेटेरोसिस्ट के प्रोटोप्लाज्म से हो गया। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मान लिया कि ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया और तालाब सूख गया है, तो ये तलहटी में, उसके बॉटम पर, उसके कीचड़ में, उसका जो नीचे की सरफेस है उसमें ये स्पोर पड़े रहेंगे। और जब पानी बरसेगा तो फिर तालाब में पानी आते ही ये स्पोर्स एक्टिव हो जाएंगे और नए फिलामेंट को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम यहाँ एकाइनीट की स्थिति देखें। एकाइनीट्स को हम रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। ये एकाइनीट रेस्टिंग स्पोर है, रेस्टिंग स्पोर है। और रेस्टिंग स्पोर्स का फॉर्मेशन इट इज फॉर्म विदाउट द सेल डिवीजन, यानी व्हेन द अनफेवरेबल कंडीशन कम्स, at that time intercalary cell which is present between two heterocysts gets surrounded by very thick wall and their cytoplasm, their protoplasm becomes concentrated। तो अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए डेजिकेशन आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, तो ये सारी सेल सूख जाएगी। और ये देखिए ये जो 3 थिक वॉल है ये नहीं सूखेगी और इसे हम रेस्टिंग स्पोर कहते हैं या एकाइनीट कहते हैं। और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये एकाइनीट एक्टिव होकर के पूरे फिलामेंट को जन्म दे देते हैं। अब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि नॉस्टॉक कॉमुने ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, वहीं नॉस्टॉक पंक्टिफोर में ये साइकस, आप जिम्नोस्पर्मिक पौधा जानते होंगे, जिम्नोस्पर्मिक पौधा है साइकस, जिसमें 2 प्रकार की रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है और कोरलॉइड रूट पाई जाती है। और ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकस के कोरलॉइड रूट में कौन सी एल्गी पाई जाती है। तो साइकस के कोरलॉइड रूट में पाया जाता है नॉस्टॉक पंक्टिफोर्मे। इसी तरह एक ब्रायोफिटिक पौधा होता है जिसे हम एंथोसेरोस कहते हैं। एंथोसेरोस के थैलस में भी हमें नॉस्टॉक की ये स्पीसीज सिम्बियोटिक स्टेज में दिखाई देती है। इसी प्रकार नॉस्टॉक स्फेरिकम और नॉस्टॉक कोलेमा, ये 2 स्पीसीज हमें लाइकेन में दिखाई पड़ता है। और लाइकेन क्या होता है? लाइकेन्स आर फाउंड ऑन द नेकेड रॉक्स, दीज आर द पायोनियर प्लांट्स। सबसे पहले सक्सेशन में जो पहाड़ों पर, चट्टानों पर जो पौधे ग्रो करते हैं उन्हें हम लाइकेन कहते हैं। और ये लाइकेन एल्गी और फंजाई दोनों के मिलने से बने होते हैं। तो जो एल्गल पार्ट होता है वो इन्हीं स्पीसीज से जाता है और लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह आज आपने देखा द वेजिटेटिव, द रिप्रोडक्ट, द वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द नॉस्टॉक एज वेल एज द रिप्रोडक्शन फाउंड इन द नॉस्टॉक। और आपने जाना कि नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है यही, और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसे हम साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और वीडियोस आपके लिए तैयार करूं। अब आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।